हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसमें हम करंट टॉपिक्स के विषय में डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ कुछ जो स्टैटिक जीके के स्पेशल टॉपिक हैं उनके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे स्टैटिक जीके का एक टॉपिक विश्व के प्रमुख संगठन, जिसमें हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशन के विषय में चर्चा की थी पिछली क्लास में। तो वो पार्ट 1 था और आज की क्लास में हम लोग उसका पार्ट 2 यानी जो हमारे बचे हुए ऑर्गेनाइजेशन थे, विश्व के प्रमुख संगठन थे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, जो कि पार्ट 2 है इस विश्व के प्रमुख संगठन का। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे G7, G15, G77 और G20 ग्रुप्स आखिरकार हैं क्या और क्या इनका वर्क होता है, और उसके साथ ही साथ कुछ और हमारे ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ब्रिक्स है, IMF है और वर्ल्ड बैंक है। तो इनके बारे में भी हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा आता है ब्रिक्स। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसका क्या वर्क होता है, उसमें कौन कौन से कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं इसको देखते हैं। तो ब्रिक्स आखिरकार है क्या? तो ब्रिक्स है एक जो उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं, हम ये कह सकते हैं कि जो विकासशील देश हैं उनकी जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी है उसके संघ का ये एक शीर्षक है, यानी उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के संघ का शीर्षक। यानी ब्रिक्स का कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये जो इसमें जो कंट्री आते हैं यानी ब्रिक्स के अंडर जो कंट्री आते हैं उन्हीं के फर्स्ट लेटर से इसका नाम लिया गया और ये बना है ब्रिक्स। तो इसमें कौन कौन से कंट्री हैं? तो यानी इसमें है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 2006 में, यानी 2006 में इसकी स्थापना की गई थी, ब्रिक्स की स्थापना। और पहले ये ग्रुप हुआ करता था केवल और केवल ब्रिक, क्योंकि इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना ये 4 कंट्री ही इसमें शामिल थे। तभी इस जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम पहले ब्रिक हुआ करता था, फिर 2010 में जब इसमें साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया तब इसका नाम हो गया ब्रिक्स। तो 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया इस ग्रुप में, तब ये पूरा बना मिलके ब्रिक्स। और ये लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन एंड बाय एरिया, यानी ये जो ग्रुप है इसमें आप देख सकते हैं चाइना और इंडिया 2 विश्व के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले कंट्री इसमें शामिल हैं। इसीलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स, ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो हम पॉपुलेशन के हिसाब से देख लें या फिर एरिया के हिसाब से, क्योंकि इसमें जो रसिया यानी विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल का जो राष्ट्र है वो है रसिया। तो इसलिए एरिया के पर्पज से भी ये जो ब्रिक्स है ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा ग्रुप है, लार्जेस्ट कंट्रीज बाय पॉपुलेशन एंड बाय एरिया, यानी कि पॉपुलेशन के बेसिस पर और एरिया के बेसिस पर, दोनों के बेसिस पर ये जो ब्रिक्स है दुनिया का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और उसमें 4 कॉन्टिनेंट के कंट्री शामिल हैं, यानी कि 4 महाद्वीपों के देश आपको यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि एशिया से है रसिया, इंडिया और चाइना, और दक्षिणी अमेरिका से ब्राज़ील, और अफ्रीका महाद्वीप से साउथ अफ्रीका यहाँ पर भाग लेता है। और रूस में जो थोड़ा सा पार्ट यूरोप का भी लगता है, इसीलिए इसे 4 कॉन्टिनेंट में ये फैला हुआ है ब्रिक्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है। अब बात करते हैं इसकी समिट के बारे में, यानी जो इसकी समिट होती रहती है। तो आपको रिसेंटली वाली याद रखनी है, यानी 2020 वाली रसिया में हुई, और जो 2021 वाली होनी है वो होनी है इंडिया में। तो एवरी ईयर इनकी समिट होती रहती है सभी ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी 2020 वाली रसिया में हुई है और 2021 वाली होगी इंडिया में। और इसके साथ ही हमने देख ली इसमें 5 जो कंट्रीज हैं वो शामिल है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। उसके साथ ही इसकी एक बैंक भी है, यानी ब्रिक्स, ये भी आप देख सकते हैं, ये ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका कंट्री शामिल है। और इसकी एक बैंक है, यानी ब्रिक्स की एक बैंक है, उसका नाम क्या है? तो आपने इसके बारे में सुना होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक ये ब्रिक्स की ही एक बैंक है जिसका काम इन देशों के बीच इकोनॉमिक्स को यानी बढ़ावा देना, जो आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियां हैं उनका निगमन करना इस बैंक का काम है। अब देखते हैं आगे आता है हमारा G7। तो G7 क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7, यानी 7 कंट्रीज का ये एक समूह है। और G7 स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये दुनिया की 7 सबसे बड़ी यानी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, अर्थव्यवस्थाओं वाले राष्ट्रों का समूह है, ये हम कह सकते हैं।
यानी जो टॉप 7 इकोनॉमी है वाले जो राष्ट्र हैं उनको शामिल करके ये एक संघ बनाया गया है G7। पहले इसे ही G8 के नाम से भी जाना जाता था, फिर इसमें रूस को बाद में इस ग्रुप से हटा दिया गया, तो फिर इसमें 7 कंट्रीज ही रह जाते हैं, यानी ये ग्रुप फिर हो जाता है G7। और बात करें अगर इसकी समिट के बारे में, तो 2020 की इसकी समिट हुई है यूएस में, यानी कि अमेरिका में, और 2021 वाली होगी ये ब्रिटेन में, यूके में। तो ये इसकी समिट आयोजित की जाएगी। तो आपको याद रखना है G7 कौन सा है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का समूह है G7 का समूह, और इसके द्वारा जो अन्य राष्ट्र हैं उनको फंडिंग भी की जाती है, उनके विकास के लिए काम भी किया जाता है। अब इसमें देख लेते हैं इसमें शामिल देश कौन कौन से हैं। तो G7 कंट्रीज में आते हैं यूएस यानी अमेरिका, यूके यानी कि ब्रिटेन, और फिर फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान। तो ये जो 7 कंट्रीज हैं ये इसके अंडर आते हैं, यानी कि G7 के अंडर आते हैं, और यही यानी सबसे ज़्यादा जो उन्नत अर्थव्यवस्था है इन्हीं देशों की है। तो इसीलिए इनका एक ये संघ बनाया गया है जिसे G7 के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखते हैं और देखते हैं अगले 2 जो हमारे ग्रुप हैं, यानी ग्रुप ऑफ 15 और ग्रुप ऑफ 77। G15 और G7 ये दोनों क्या हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो जो G15 और G7 है ये दोनों ही विकासशील देशों का समूह है, यानी जो विकासशील कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका ये समूह है, 15 देशों का समूह और 77 देशों का समूह। और जो G15 है इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है जेनेवा में, और G7 का ये है न्यूयॉर्क में। तो इनके बारे में डिटेलिंग कुछ जानना हमको ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 15 और 77 कंट्रीज हैं जिनके बारे में हमको जानना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जो कम कंट्रीज होते हैं जिस ग्रुप में, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इसकी जो स्थापना है G77 की हुई थी 1964 में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा। और ये क्या है, ये विकासशील देशों का समूह है, यानी विकासशील देश जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो आपस में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं G15 और G77। तो हमारे लिए G15 और G77 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि G7 और G20 है। तो इसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है G20, यानी ग्रुप ऑफ 20। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें कौन कौन शामिल है, तो इसमें शामिल होते हैं 19 कंट्रीज के गवर्नमेंट से क्या मतलब है, यानी ये प्रतिनिधि होते हैं किसी एक क्षेत्र विशेष का या किसी एक देश का, ये प्रतिनिधि करते हैं। वहाँ से गवर्नमेंट्स आते हैं 19 कंट्रीज के, जो मंत्री होते हैं, ये हम कह सकते हैं जो मिनिस्टर्स होते हैं अलग अलग देशों के, वो यहाँ पर भाग लेते हैं। और इसके साथ ही इसमें होते हैं सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स, केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स, यानी जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके जो गवर्नर्स होते हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। और यूरोपियन यूनियन भी इसमें पार्ट लेता है। यूरोपियन यूनियन है क्या, तो ये यूरोप के जो 27 स्टेट्स हैं उनका ये एक समूह है, यानी राजनीतिक और आर्थिक संघ है यूरोपियन कंट्रीज का। तो इसे कहते हैं यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोपीय संघ में कितने हैं 27 मेंबर स्टेट हैं जो कि यूरोप के कंट्रीज हैं, या स्टेट हम कह सकते हैं, यूरोप के स्टेट हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं यूरोपियन यूनियन में। तो ये भी इसमें भाग लेता है। तो 19 ये हो गए और एक हो गया यूरोपियन यूनियंस। तो ये 20 का जो ग्रुप है ये मिलाकर बनता है क्या, G20। तो इसमें क्या होते हैं 19 कंट्रीज़ के गवर्नमेंट्स होते हैं, प्लस केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स होते हैं, और यूरोपीय यूनियन के सदस्य होते हैं, जिसमें कि 27 स्टेट्स शामिल होते हैं। तो ये आपको बहुत ही स्पेशल बात याद रखनी, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि G20 में 20 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको अभी आगे नेम भी बताएंगे कौन कौन से कंट्रीज़ में शामिल है। तो इसमें 19 कंट्रीज शामिल हैं, और उसके साथ ही साथ एक उसमें आता है यूरोपियन यूनियन, और ये संघ भी उसमें पार्टिसिपेट करता है। और इस संघ में अगर बात करें तो इस संघ के अंडर 27 स्टेट आते हैं जो कि यूरोप के ही है, वहीं के आर्थिक राजनीतिक और आर्थिक संघ है वहीं का, यानी यूरोप का, यूरोपीय यूनियन जिसे कहा जाता है। और
ये जो प्रतिनिधि हैं केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स, ये केवल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और मिलाकर जो ग्रुप कहा जाता है वो G20 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन का मिलाकर कहा जाता है। और इसमें होता क्या है G20 में, तो इसमें बेसिकली जो पॉलिसी है उसको डिस्कस किया जाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। जो पॉलिसी डिस्कस की जाती है कि किस प्रकार से हमको जो इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनानी है, उसके लिए यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है इस G20 ग्रुप के अंदर। तो ये G20 जो ग्रुप होता है इसके अंदर पॉलिसी डिस्कस की जाती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, और किस प्रकार से हमको इकोनॉमिक्स को मैनेज करना है। इसीलिए यहाँ पर 19 कंट्रीज़ के गवर्नमेंट्स होते हैं, केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स भी होते हैं, और यूरोपियन यूनियन के सदस्य भी होते हैं। और इसकी स्थापना की गई थी 1999 में। 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। और बात करें अगर इसकी समिट की, तो 2020 वाली इसकी समिट हुई है अभी सऊदी अरब के रियाद में, और 2021 वाली इसकी होने वाली है कहाँ पर, इटली में। तो ये दो तो रिसेंटली हैं जो आपको लर्न रखनी है। उसके साथ ही एक स्पेशल याद रखनी है, यानी 2023 यानी 2023 में इसकी जो समिट है वो होने वाली है कहाँ, इंडिया में। तो ये आपको स्पेशल याद रखनी है कि G20 की जो समिट है वो 2023 में कहाँ होगी, तो इंडिया में होगी। 2021 वाली इटली में होगी, और 2020 वाली अभी हुई है कहाँ, रियाद में। अब हम देखते हैं G20 में आखिरकार कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं। तो ये देखिए G20 ग्रुप ऑफ 20 आपके सामने, जिसमें अर्जेंटीना है, यूनाइटेड किंगडम है, ब्राज़ील है, कनाडा है, USA है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडोनेशिया है, साउथ अफ्रीका, जापान, मैक्सिको, सऊदी अरब, तुर्की, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, चाइना और इंडिया। ये तो हो गए क्या 19 कंट्रीज हो गए जो आपने देखे, 6 ऊपर, फिर ये 4 10 और 3 13 और 6 19 कंट्रीज हो गए। उसके बाद ये एक यूरोपियन यूनियन +1, तो ये बनता है ग्रुप ऑफ 20 यानी 20 का समूह। और बात करें तो यूरोपियन यूनियन में हमने आपको बताया यूरोप के ही 27 स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी मेंबर होते हैं 27 स्टेट के इस यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो ये होता है G20 ग्रुप यानी ग्रुप ऑफ 20। अब हम आगे देखते हैं, ये यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है, और हमने आपको पहले ही बताया UN के ऊपर यानी संयुक्त राष्ट्र के ऊपर हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो कि स्टैटिक जीके का ही एक पार्ट है, और उसमें हम डिस्कस करेंगे उसके अंगों के बारे में और उसके जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण हैं उनके बारे में। तो अब हम आगे देखते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में कि विश्व बैंक क्या है। तो वर्ल्ड बैंक इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC, ये USA के अंडर ही आता है, वाशिंगटन DC, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और वर्ल्ड बैंक समूह ग्रुप किसे कहा जाता है, यानी विश्व बैंक समूह के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये क्या है, 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक ये समूह है जो क्या करता है, वित्त और वित्तीय सलाह देता है अपने सदस्य देशों को, यानी धन भी देता है और वित्तीय सलाह भी देता है। ये जो ग्रुप होता है विश्व बैंक का समूह यानी 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ये ग्रुप होता है, और वर्तमान में इसमें 189 कंट्री इसके सदस्य हैं वर्ल्ड बैंक के। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य, क्यों इसकी स्थापना की गई, कोई ना कोई पर्पज होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड करने का, यानी स्थापना करने का किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की। तो वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य था जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनमें जो विकासशील देश हैं, जो कमज़ोर देश हैं, उनकी सहायता करना, और सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण व विकास कार्यों में आर्थिक सहायता देना, फंडिंग देना, और उनको उस विकास कार्य के लिए रुपए आदि की व्यवस्था करना, यानी आर्थिक विकास हो या अन्य कोई पुनर्निर्माण का कार्य हो, उन सभी के लिए फंडिंग प्रोवाइड करना इस वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य था। अब इसी के अंडर उद्देश्य है, इसी के अंडर अब आती है IMF। ये क्या है, ये है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये इसी वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है।
इसकी स्थापना भी 1944 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर भी वहीं है, यानी कि वाशिंगटन डीसी में ही इसका भी हेडक्वार्टर है। और इसमें इसका भी सेम टू सेम पर्पज़ है, सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करना। आर्थिक व तकनीकी सहायता प्रदान करना इसका भी मोटो है, यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का। और इसमें भी अप्रॉक्स 190 देश इसके सदस्य हैं। तो ये IMF उनको भी जो फंडिंग है वो प्रोवाइड करता है, वो विकासशील। अब देख लेते हैं कि इनमें जो दोनों सेम ही है, लगभग सेम ही है, वर्ल्ड बैंक और IMF। तो देख लेते हैं इनके बीच में आखिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन देम, यानी वर्ल्ड बैंक और IMF के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो इनमें माइनर डिफरेंस है जो हमको देखना है और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। वर्ल्ड बैंक और IMF में क्या डिफरेंस है। तो इसमें क्या होता है, जो वर्ल्ड बैंक होती है, वर्ल्ड बैंक जो फंडिंग देती है वो नीति सुधार के लिए होती है, यानी नीति सुधार कार्यक्रम, और कोई भी अगर परियोजना है उसके लिए भी वर्ल्ड बैंक फंडिंग करती है। और अगर बात करें हम IMF की, तो ये केवल और केवल जो नीति सुधार प्रोग्राम होते हैं, यानी नीति सुधार जो कार्यक्रम होते हैं उनके लिए ही फंडिंग करती है। तो ये इनमें एक डिफरेंस होता है। उसके साथ ही एक दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो वर्ल्ड बैंक होती है ये केवल और केवल विकासशील देशों को ही फंडिंग करती है, उन्हीं को धन देती है उनके आर्थिक विकास के लिए। तो वर्ल्ड बैंक क्या करती है, केवल विकासशील देशों को ही फंडिंग करती है, उन्हें ही केवल ऋण देती है। और जो IMF होती है इसमें क्या होते हैं, विकासशील देशों के साथ साथ जो विकसित देश हैं वो भी इस फंड का उपयोग कर सकते हैं, यानी वो विकसित कंट्रीज हों या विकासशील कंट्रीज हों, बोथ आर एलिजिबल टू यूज दैट फंड। उस फंड का यूज करने के लिए वो दोनों कर सकते हैं, विकसित कंट्री हो विकासशील कंट्री हो, ये कोई वहाँ पर मैटर नहीं करता। तो ये दो इनमें माइनर डिफरेंस होते हैं जो आपको याद रखने। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का कार्य होता है ऋण देना, जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनके आर्थिक और राजनीतिक तकनीकी विकास के लिए फंडिंग करना और उनको धन देना। तो ये हमने जो आज के हमारे सारे टॉपिक थे उनको हमने डिस्कस किया। G7, G15, G77 और G20 ग्रुप क्या होते हैं उनके बारे में हमने देखा, और वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स और IMF ये जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन थे इनके बारे में हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया। तो इस प्रकार से पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में हमारे जो विश्व के प्रमुख संगठन हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं। और हमने आपको पहले ही बताया था कि जो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड एक सेपरेट लेक्चर है वो भी आपको मिल जाएगा, उसको एक सेपरेट लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, जो उसके अंग हैं, जो उसके अभिकरण हैं उनके बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।